Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So in the last class we had completed currency risk management, जिसके अंदर में अपना सारा LOS कंप्लीट हो गया. जहाँ भी नोट्स का रिक्वायरमेंट था वो अपने कर लिए. उसके बाद वी हैव डन स्क्वाइजर का क्वेश्चंस आल्सो. स्क्वाइजर का अपना सारा क्वेश्चंस हो गया था. एंड जो इंस्टीट्यूट का ये को रीडिंग है जो आपके सामने दिख रहा है उसका अपने बीच का एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे. खाली एक एग्जाम्पल छोड़ा हुआ है विच इज आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 8. आपको मैंने बोला भी था कि एक बार आप खुद से ट्राई करना. आई होप आपने ट्राई किया होगा और आप रिवाइज कर रहे हो करेंसी जो चैप्टर है, बिकॉज वी हैव डन क्लोज टू 8 क्लासेस. ठीक है, 8 क्लासेस में वी मस्ट हैव स्पेंड, अगर मैं 1 आवर 30 मिनट्स 45 मिनट्स का भी ऑन एन एवरेज लूँ, क्लोज टू 14-15 आवर्स हमने इन्वेस्ट किया है. अब वो जो 14-15 आवर्स है ना, आपने क्लासेस तो कर लिया, दैट्स फाइन, बट इफ यू आर नॉट डूइंग द रिविजन तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. ओवरऑल चैप्टर जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. बट इफ यू हैव डन द रिविजन, आप रिवाइज करके बैठ रहे हो आज का क्लास, यू विल सी कि जब अपने चैप्टर का क्वेश्चंस कर रहे हो यू विल फील कि सर इतना इजी क्वेश्चंस है. क्यों है? बिकॉज अपने उस लेवल पे चैप्टर को कंप्लीट किए, उस लेवल पे वी हैव डन आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? अगर कोई बिना रिवाइज करके ये कर रहा है क्लासेस तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि यहाँ पे अपने क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 8 तक सारी चीजों को टच अपॉन करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर एंड क्वेश्चन इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो वहां पे आपके लिए डिफिकल्टी होगा. तो प्लीज आप रिवाइज कर लियो तो ये वाला क्लास करो, रिवाइज नहीं कियो तो क्लास मत करो. बेटर यू शुड इन्वेस्ट अ डे और सो, पूरा रिवाइज करो उसके बाद ये क्लास करो. यू विल सी यार कि कितना इजी क्वेश्चंस है चैप्टर एंड में. इज इट फाइन? और कोई अपने रिस्क पे कर रहा है कि नहीं सर कर लेते हैं, तो वो आपका रिस्क है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 6. सर कितना क्वेश्चन है इसके अंदर में? चैप्टर एंड आई थिंक 34 क्वेश्चन है. ठीक है, तो अपने टारगेट करेंगे हाफ क्वेश्चन, अराउंड 17-18 क्वेश्चन आज करते हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सो दैट आपके लिए टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट रखे, फटाफट अपना 17-18 क्वेश्चन हो जाए और नेक्स्ट वाली क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन करके पूरा का पूरा चैप्टर का फुल स्टॉप करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 6. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पहले मैं देख रहा हूं क्वेश्चन कैसा है. डिस्कस एक्सप्लेन तो रिटन है. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 थोड़ा रिटन है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जहां पे रिटन रहेगा मैं थोड़ा बहुत आंसर साथ में ड्राफ्ट करूंगा आपके लिए, सो दैट यू नो व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट नीड्स टू बी इम्पोज्ड ड्यूरिंग योर एग्जाम डे. कि सर क्या क्या कीवर्ड्स आना चाहिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस जब आप क्वेश्चंस का आंसर कर लो, फॉर एग्जांपल अपने क्लास में कर रहे तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गो थ्रू दी सॉल्यूशन, बट जब आप घर पे खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, आपको पता लग गया ओके क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा प्लीज जाके सॉल्यूशन रीड करिए लेवल 3 के अंदर में. रीजन वहां से जो आपको नॉलेज मिलेगा, वहां से जो आपको कीवर्ड्स मिलेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अपने अभी तक लेवल 1 लेवल 2 में कभी भी रिटन प्रैक्टिस का हैबिट नहीं था, वो कीवर्ड्स का हैबिट नहीं था. लेवल 3 में यू नीड दैट कीवर्ड्स का हैबिट. फॉर दैट इट्स इंपॉर्टेंट यू नीड टू रीड द सॉल्यूशन. चैप्टर एंड का जो सॉल्यूशन है उसको रीड करिए, वहां से आपको कीवर्ड्स मिलेगा. एक दो कीवर्ड्स मैं आपको गो थ्रू करके बता भी दूंगा, डोंट वरी. कि सर कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करिए ये तो बताइए. तो अपने जब एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो अपने इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन रीड करेंगे साथ में अपने दोनों, और उसके बाद वहां से आपको आइडिया दूंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि अच्छा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर में कैसे अपने को कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है. परफेक्ट. चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं. Kamala Gupta, a currency management consultant, is hired to evaluate the performance of two portfolios. Buddha Kamala Gupta is a currency management consultant. Think yourself now not as a equity or not as a derivative trader. Think yourself as a currency manager. अब तुम एक बार को अपने आप को सोचे यार आपका CFA कंप्लीट हो गया, यू वांटेड टू वर्क इन अ करेंसी मैनेजमेंट फील्ड और वहां पे आपको जॉब मिला. Now you are a consultant and you are hired to evaluate the performance of two portfolio. So दो portfolio वो कैसा performance कर रहा है वो देखना है. Portfolio A and portfolio B are managed in the United States and performance is measured in terms of US dollar. पूरा दोनों portfolio manage कहाँ पे हो रहा है? US में. and उसका reporting currency performance measurement कौन से currency में हो रहा है? US dollar. इसका मतलब RDC will be in USD. RDC will be in USD. RDC का दो कंपोनेंट होता है, क्या क्या? RFC and RFX. What is RFC? Sir, return in foreign currency on foreign assets. Sir, return in foreign currency on foreign assets. कि सर फॉरेन एसेट्स पे क्या अपने को रिटर्न आ रहा है इन फॉरेन करेंसी. ठीक है. सेकंड RFX क्या होता है? रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी. इन दोनों को जब अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? RDC, रिटर्न ऑन डोमेस्टिक करेंसी. फर्स्ट क्लास. Portfolio A consists of GBP, British Pound,
denominated bonds and portfolio B holds euro denominated bonds. Is it fine? तो सर पोर्टफोलियो ए के अंदर में जीबीपी बॉन्ड्स है एंड नेक्स्ट में पोर्टफोलियो बी में यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है और बॉन्ड्स है फिक्स्ड इनकम. Gupta calculates a 19.5% domestic currency return for portfolio A. What is the 19.5? RDC, domestic currency return for portfolio A, and 0% domestic currency return for portfolio B. बोला सर 0% है RDC for portfolio B. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Analyze the movement of the US dollar against the foreign currency for portfolio A. एक सेकेंड, एक चीज और मेरे को याद आया. जब भी करेंसी टॉपिक आप स्टार्ट करे हो, प्रे करो यार क्वेश्चंस के अंदर में ना जिस फॉरेन करेंसी में अपना पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो अगर मेरे को बेस करेंसी में दे दे तो बढ़िया. क्लास में भी ये फील आपको बहुत बार बोला है और लेवल 1 लेवल 2 में तो पूरा का पूरा फील ही फील था ये कि सर बेस करेंसी वो करेंसी अगर दे दे जहां पे जिस करेंसी में अपने इन्वेस्ट करके रखे है तो इजी हो जाता है चीज. अगर नहीं होता है तो डिफिकल्ट तो नहीं होता बट सोचने का थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाता है. मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वो काफी इजी है. इज इट फाइन? ओके. अब यहाँ पे बोला क्या है कि सर जो अपना फॉरेन करेंसी है दैट इज जीबीपी एंड यूरो. आपको पूछा क्या है यहाँ पे? एनालाइज द मूवमेंट ऑफ द यूएस डॉलर. मतलब कौन सा करेंसी के लिए बोल रहा है? होम करेंसी या फॉरेन करेंसी? होम करेंसी. आपसे पूछ रहा हूं होम करेंसी के बारे में कमेंट करो. एनालाइज द मूवमेंट ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी फॉर पोर्टफोलियो ए. तो सर पोर्टफोलियो ए में अपना कौन सा करेंसी था? फॉरेन करेंसी जीबीपी. बट आपको बोलना कमेंट क्या चीज के बारे में बोला है, एनालाइज क्या चीज के बारे में बोला है? यूएस डॉलर. परफेक्ट. जस्टिफाई योर चॉइस. एसेट पोर्टफोलियो ए, फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो रिटर्न. दिस इज एक्चुअली व्हाट? RFC. RFC, foreign currency portfolio return. US relative to foreign currency, US dollar relative to foreign currency, circle 1. Okay, तो यहाँ पे बोल रहा है सर जो RFC है ना obviously that will be in GBP है ना इसका. हाँ, बोला सर US डॉलर क्या हुआ है? अप्रिशिएट हुआ या डिप्रिशिएट हुआ? और जस्टिफिकेशन पूछ रहा है. ठीक है, जस्टिफिकेशन मतलब यहाँ पे आपको लिखना है. सबसे पहला सर RDC क्या है? 19.5. RDC का दो कंपोनेंट क्या क्या? एक है RFC एंड एक है RFX. सर 19.5 में मेरे को RFC पता लग गया 15. इसका मतलब सर बचा हुआ कितना? 4.5, अप्रोक्सीमेटली 4.5. 4.5 अप्रोक्सीमेटली. सच्ची समझ में आ रहा है? अगर अपने एडिशन मॉडल लगा रहे हैं तो 19.5 माइनस 15, 4.5 इज एक्चुअली व्हाट? रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी विच इज जीबीपी. सर जीबीपी अप्रिशिएट हुआ होगा तभी तो टोटल रिटर्न 19.5 है. 15 one of the component, remaining 4.5 should be in terms of GBP. GBP अप्रिशिएट हुआ लेकिन यहाँ पे GBP के लिए पूछा नहीं है. क्या बोला है? USD के लिए. GBP अप्रिशिएट मतलब USD डिप्रिशिएट हुआ होगा. इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोला कि अगर आपको फॉरेन करेंसी दे दिया तो एकदम इजी और अगर होम करेंसी दिया तो उल्टा सोच लेना कि सर GBP अगर बढ़ा तो यूएस डॉलर गिरा होगा. ऑप्शन मतलब डिप्रिसिएशन विल बी योर करेक्ट आंसर. जस्टिफिकेशन पूछ रहा है तो अपने लिखते हैं एक बार और इसका एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते हैं साथ में कि सर 19.5 अगर RDC है, एक्यूरेट RFC क्या है? क्योंकि आपने बोला अप्रोक्सीमेट 4.5, 19.5 माइनस 15, बट वहां पे अपने ये काम नहीं करेंगे. अगर अपने को कैलकुलेट करना पड़ा, अपने को एक्यूरेट कैलकुलेट करना है. सर कैसे करेंगे? RDC इज इक्वल टू 1 प्लस RFC इंटू 1 प्लस RFX. यहाँ पे -1, -1 को अगर उधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या बनेगा? 1 प्लस RDC. RDC कितना बोला? 19.5. इसका फैक्टर विल बी 1.195 इज इक्वल टू 1 प्लस RFC इज 15, 1.15 और 1 प्लस RFX यही तो निकालना है. ठीक है, -1 वहां पे लेके गए इसलिए प्लस हो गया. प्लीज फाइंड आउट RFX. RFX निकालिए कितना आएगा? 1.195 divided by 1.15 minus 1 into 100, 3.91%. 3.91%. जी समझ में आ रहा है कि सर फॉरेन करेंसी का फॉरेन करेंसी इन पोर्टफोलियो एसेट्स का रिटर्न 15% एंड फॉरेन करेंसी का रिटर्न 3.9%. अब तुम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेगा ना 1.15 इंटू 1.0391 यू विल गेट 19.5%. इसका मतलब सर यूरो अप्रिशिएट हुआ है, यूरो अप्रिशिएट हुआ है, देयरफॉर यूएसडी डिप्रिशिएट हुआ है. जी समझ में आया? डिप्रिसिएशन. ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन ही है यहाँ पे लिखना आपको क्या?
डेप्रिसिएशन। जस्टिफिकेशन पूछ रहा है, चलिए थोड़ा सा ड्राफ्ट करते हैं आंसर, ताकि आपको लेवल 3 का आइडिया होगा कि कैसे लिखना पड़ता है। पोर्टफोलियो ए हैज रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी 19.5%. Out of this, foreign currency portfolio asset return is 15% and return on foreign currency is 3.91%. It means euro has appreciated, therefore USD has depreciated. बस इतना ही लिखना आपको, दैट्स इट। सर यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, ये रहा, रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी आपने बताया 19.5, ये वर्ड आपने यूज किया फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो एसेट रिटर्न विच इज 15%, रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी दिस इज कीवर्ड 3.91%, यूरो हैज अप्रिशिएटेड, डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड, ये कीवर्ड है। चीज समझ में आया? क्या लिखे 3 लाइन का है, बट 3 लाइन के अंदर में 6-7 अपने कीवर्ड्स यूज कर लिए, दैट्स इट। आपको यही लिखना है। अब इसका तुम सॉल्यूशन जाएगा, देखेगा पूरा का पूरा ये लोग एक्सप्लेन किया। क्या सर मेरे को ये दिखाना है, ये चीज नहीं दिखाना आपको, दिस कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो, आपको तो वहां पे टाइप करना है ना लेवल 3 के अंदर में। अरे अपने तो यहाँ पे पेन पेपर ले रहे तो अपने इस तरीके से लिख लिए, बट अब क्या वहां पे लैपटॉप जिसमें अपने कंप्यूटर में क्या RFC RFX ऐसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपली ये आंसर लिखना है, दिस शुड बी योर आंसर, दैट्स इट। सर ये 3.91 कैसे आया? आपको कैलकुलेटर पे करना है, पेन पेपर यूज करना है, वहां पे आपको बस इतना सा लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, सर 3.9 का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि ये सब बाद में बच्चा पूछेगा तो गड़बड़ होगा फिर, इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि वहां पे कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस आंसर। अब क्या कर रहा है, एक सैंपल अपने रीड कर रहा है, सो दैट अपने को भी आइडिया हो कि यार इंस्टीट्यूट क्या क्या लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, justification. The 19.5 domestic currency return for portfolio A is higher than the 15% foreign currency portfolio return in GBP. Therefore, the USD necessarily depreciated relative to GBP. चीज समझ में आया? बोला 19.5 तो डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न है ना, आपने क्या लिखा है, रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी, परफेक्ट। पोर्टफोलियो इज हायर देन 15%, सर 19.5 बोला ज्यादा है 15 से, इसका मतलब बचा हुआ क्या है, जीबीपी का रिटर्न, देयरफॉर यूएसडी नेसेसरीली व्हाट, डेप्रिशिएटेड। अब उसके बाद ये लोग पूरा का पूरा वापस से सब चीज दिखा के आपको यहाँ पे रिटर्न वगैरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने को इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली यू शुड गो थ्रू वंस सो दैट आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स पता हो। यहाँ पे स्टार्टिंग का 3 लाइंस वाज द कीवर्ड्स, उसके बाद तो पूरा ज्ञान लिखा था वो लोग। तो चीज समझ में आया कि कैसे ड्राफ्ट करना है लेवल 3 का आंसर। तो ऐसे अपने 2-3 आंसर ड्राफ्ट करेंगे ना, आपको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल आप फील करोगे, और आपको लिखना चाहिए। कोई बच्चा अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहा है, मत करो ये चीज, लिखो पेन पेपर पे लिखो, ताकि क्या होगा, एक तो आपको रिटन हैबिट थोड़ा सा डेवलप होगा, प्लस आपको कीवर्ड्स जब आप लिखोगे सोचोगे तभी वो आएगा। यू कैन नॉट जस्ट थिंक एंड कि यार एग्जाम में लिख लेंगे, नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, ट्रस्ट मी नहीं लिख पाओगे आप एग्जाम में, याद नहीं आएगा आपको। आपको प्रॉपर पेन पेपर यूज करके लिखना चाहिए या टाइप करना चाहिए, क्योंकि जब आप टाइप करने बैठोगे या लिखने बैठोगे तब दिमाग में आएगा यार क्या कीवर्ड्स यूज करें, यू नो द आंसर बट हाउ टू ड्राफ्ट दैट आंसर, वो लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तभी वो कीवर्ड्स दिमाग में आएगा। और जब नहीं आएगा तो आपको वापस से थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, यार कीवर्ड्स क्या क्या है, सॉल्यूशन देखिए आपको कीवर्ड्स मिल जाएगा। परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आप क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2,
एनालाइज द फॉरेन करेंसी रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो बी। आपसे पूछ रहा फॉरेन करेंसी रिटर्न मतलब आर एफ एक्स। जस्टिफाई योर चॉइस। अगर आपको याद है सर पोर्टफोलियो बी का जो आर डी सी था दैट वाज 0%। 0% था ना, ये रहा आर डी सी। ओके, आर एफ एक्स पूछा आपसे। एसेट पोर्टफोलियो बी परसेंटेज मूवमेंट इन द यूरो स्पॉट एक्सचेंज रेट। अच्छा, फॉरेन करेंसी एनालाइज फॉरेन करेंसी रिटर्न जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, परसेंटेज मूवमेंट इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट। अच्छा, यहाँ पे आपको ये आर एफ एक्स दे दिया, बोला यूरो अप्रिशिएट हुआ है 5%। एक सेकंड रुको, अपने यूरो वर्ड यूज किए क्या? सॉरी, ये जीबीपी है ना पोर्टफोलियो ए का, तो यहाँ पे सिर्फ एक ये चेंज कर लो, जीबीपी डेप्रिशिएट हुआ है। यहाँ पे बोला परसेंटेज मूवमेंट इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट, यूरो अप्रिशिएट हुआ है। अरे यूरो अप्रिशिएट हुआ है तब तो सर पॉजिटिव रिटर्न होना चाहिए था, वो तो 0% दिया। इफ द फॉरेन करेंसी इज इंक्रीजिंग बाय 5% तो आरडीसी आइडली शुड बी मोर देन 5। इसका मतलब क्या सर, अगर 0 हुआ है तो आर एफ सी जो है वो पक्का नेगेटिव रहा होगा। एक चीज नेगेटिव, दूसरा चीज पॉजिटिव, नेट इंपैक्ट 0। इज इट फाइन? तो फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो रिटर्न आपसे पूछ रहा है आर एफ सी, फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो रिटर्न, सर्कल 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? इट शुड बी व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव हो गई, क्योंकि सर अगर आर एफ एक्स पॉजिटिव है, आर एफ सी नेगेटिव है, तभी तो 0% होगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव आपको आंसर होगा और यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन लिखना है। जस्टिफिकेशन लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्राई करें। आप खुद से एक बार सोचो, क्लास को पॉज करके एक बार आप खुद से सोचिए कि क्या होना चाहिए। इन पोर्टफोलियो बी रिटर्न ऑन डोमेस्टिक करेंसी इज 0%, रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी इज 5%। कोई का मन है स्ट्रेच करने सिंस यूरो हैज अप्रिशिएटेड, बट मेरे को जरूरत नहीं है कि लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है। रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी इज 5%। एक बार लिख देता हूं, ड्यू टू यूरो अप्रिसिएशन बट रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी portfolio return should be negative to make domestic currency return 0%। ठीक है, बोला एक चीज अगर पॉजिटिव है तो सर दूसरा को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा ताकि टोटल क्या हो? 0। नेक्स्ट, आपको प्लीज एक बार सॉल्यूशन रीड करना है, सारे आंसर्स का सॉल्यूशन जरूर रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फंड मैनेजर ऑफ पोर्टफोलियो बी इज इवैल्यूएटिंग एंड इंटरनली मैनेज्ड 100% फॉरेन करेंसी हेज्ड पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो बी था ना, उसका फंड मैनेजर इवैल्यूएट कर रहा है कि यार जो फॉरेन करेंसी में ये लोग का एक्सपोजर है ना, वो उसको इंटरनली मैनेज करे, मतलब कोई बाहर से स्पेशलाइज्ड को अपॉइंट नहीं करेगा। कहाँ पे पढ़े ये वाला चीज? वेयर वी हैव कवर्ड करेंसी ओवरले। याद है ना 4 टाइप्स का स्ट्रैटेजी, क्या क्या था? पैसिव, डिस्क्रिशनरी, एक्टिव, फोर्थ वाज करेंसी ओवरले। करेंसी ओवरले का मतलब क्या था कि सर मान लीजिए अपने पास कोई स्पेशलाइज्ड मैनेजर नहीं है जो फॉरेन करेंसी को संभाल पाए हेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्टिव ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर अपने बाहर से कोई स्पेशलाइज्ड को अपॉइंट करेंगे। या अगर अपने पास है भी कोई इंटरनली, बट सर उसको इंटरनली को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है वो उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, एंड वी रिलाई ऑन दी एक्सटर्नल, और अपने को अल्फा जनरेट वगैरह करना है, वो सब सारा चीज। ठीक है, तो बोला इज इवैल्यूएटिंग एन इंटरनली मैनेज्ड 100% फॉरेन करेंसी हेज स्ट्रैटेजी। ओके, फंड मैनेजर इज इवैल्यूएटिंग। डिस्कस 2 forms of trading costs
एसोसिएटेड विद दिस करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। परफेक्ट। बुरा सा 2 ट्रेडिंग कॉस्ट बताइए जो आपका खर्चा लगेगा विद दिस करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो गया यहाँ पे? 100% फॉरेन करेंसी हेज्ड। इसका मतलब क्या? पैसिव स्ट्रैटेजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लिखेंगे आंसर में? देखो डिस्कस कर सकता हूं मैं, बट थोड़ा सा अपने राइटिंग फॉर्म में करेंगे इनिशियल क्वेश्चन, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा समझ में आए कि कैसे लिखना है। 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कॉस्ट्स कैन बी डैश। मैं एकदम वैसा सोच रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए पहला आ सकता है आपका बिड आस्क स्प्रेड। याद है कितने टाइप का खर्चा होता है सर? बिड आस्क स्प्रेड वैसे अपने डिवाइड किए थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर में था बिड आस्क स्प्रेड। सर बाई सेल अगर करेंगे तो खर्चा लगेगा, प्लस ये जो बंदा है ये तो 100% फॉरेन करेंसी हेज स्ट्रैटेजी करना चाह रहा है, तो सर देयर विल बी फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग विच विल बी रिक्वायर्ड। रीबैलेंसिंग बार बार करते रहना पड़ेगा, बिकॉज दाम जैसे चेंज हो रहा है तो सर ये 100% रहेगा नहीं, अपने को बार बार रीबैलेंस करना पड़ेगा। पता है ना रीबैलेंस करने से खर्चा लगता है, तो सर वो पता होना चाहिए कि सर बिड आस्क स्प्रेड लगेगा इफ पोर्टफोलियो इज 100% hedged, जो कि है फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग is required that will cause higher transaction cost। दूसरा खर्चा और बताओ, और क्या चीज का खर्चा लगेगा? सर एडमिन कॉस्ट, स्टाफ वगैरह को रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या खर्चा लग सकता है? सर ऑप्शन में अगर डील कर रहे हैं तो ऑप्शन प्रीमियम कॉस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। अदरवाइज वी कुड हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स कि सर यहाँ पे आपका ट्रेडिंग का खर्चा लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, ट्रेडिंग के अंदर में बिड आस्क स्प्रेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगेगा, अगर इलिक्विड काउंटर है तो सर ऑब्वियसली बिड आस्क स्प्रेड लगेगा, अब बार बार रीबैलेंसिंग करोगे तो ट्रांजैक्शन का खर्चा लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑप्शंस में डील करोगे तो ऑप्शन प्रीमियम लगेगा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डील करोगे तो इनिशियल मार्जिन लगेगा, फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि सर अगर पूरा का पूरा अपने हेज कर लेते हैं तो सर अगर जो करेंसी है वो अपने फेवर में मूव कर गया तो अपने रिग्रेट करेंगे, तो वी हैव टू इनकर रिग्रेट कॉस्ट आल्सो। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट को लेके यहाँ पे बोला तो वी विल स्टिक टू दैट, बट यू शुड रीड अगेन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुप्ता टेल्स द फंड मैनेजर ऑफ पोर्टफोलियो बी, we need to seriously consider the potential costs associated with favorable currency rate movements given that a 100% hedge ratio strategy is being applied to this portfolio। बोला कि अगर अपने 100% hedge कर लेते हैं तो बता क्या पोटेंशियल कॉस्ट लग सकता है। अपने अभी जस्ट डिस्कस कर लिए पोटेंशियल कॉस्ट क्या लग सकता है अगर फेवरेबल करेंसी रेट मूवमेंट हो गया तो। चीज समझ में आ रहा है कि सर मान लो एज ए इंडियन इन्वेस्टर आई हैव इन्वेस्टेड इन यूएस डॉलर, सर यूएस डॉलर आने वाला है, मेरे को डर क्या चीज का? यूएस डॉलर अगर गिर गया तो सर मैं फॉरवर्ड या फ्यूचर सेल कर दिया, बट व्हाट इफ अगर प्राइस ऊपर चला गया तो, डॉलर अगर ऊपर चला गया तो आई विल कीप ऑन रिग्रेटिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पोटेंशियल कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? एक्सप्लेन गुप्ता स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इन करेंसी मैनेजमेंट अवेलेबल टू द पोर्टफोलियो मैनेजर। पूरा क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है करेंसी मैनेजमेंट के अंदर में? तो सर यहाँ पे 2 चॉइसेस अवेलेबल है, एक है आपका ट्रेडिंग कॉस्ट और एक है opportunity cost। So this consists of what? Opportunity cost। There can be 2 types of costs in currency risk management। कौन कौन सा? ट्रेडिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Here Gupta is
रेफरिंग टू opportunity cost. Since he is afraid of favorable foreign currency movement. Is it fine? I hope कोई क्लास स्लो नहीं लग रहा है. आई नो एज कम्पेयर टू L1 L2 आपको थोड़ा सा क्लास स्लो लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपने चीज को लिख रहे हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करवा रहा हूँ आपको. फिर अगर तुम बाद में खुद से अगर करेगा तो ऑब्वियसली आपको फिर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, स्क्वाइजर देखना पड़ेगा, मेरा नोट्स देखना पड़ेगा. यहाँ पे मैं आपके लिए कॉन्करेंटली पूरा आंसर लिखते जा रहा हूँ, सो दैट थिंग्स बिकम इजी. क्या होता है ना, 4-5 आंसर मिल जाता तो यू कैन अगेन ड्राफ्ट द रिमेनिंग. एक आइडिया तो हो गया, लेआउट तो पता लग गया कैसे लिखना है. सर यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, ये रहा कीवर्ड्स. दो टाइप का कॉस्ट है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में, ये रहा ट्रेडिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सर यहाँ पे क्या चीज को लेके बोला गुप्ता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं सर, फेवरेबल अगर फॉरेन करेंसी मूवमेंट हुआ तो सर उसको वो इस चीज का रिग्रेट या डर लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. The IPS for portfolio A provides the manager with discretionary authority to take directional views on future currency movement. बोला कि डायरेक्शनल अथॉरिटी है, आप थोड़ा बहुत डायरेक्शनल व्यूज ले सकते हो, थोड़ा बहुत डिविएशन अलाउड है. फॉर एग्जांपल 100% प्लस माइनस 5%, 95 to 105%. The fund manager believes the foreign currency assets of the portfolio could be fully hedged internally. बोला 100% हेज कर सकते हैं इंटरनली, बाहर से कोई को स्पेशलाइज्ड मैनेजर को अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है. However, the manager also believes existing firm personnel lack the expertise to actively manage foreign currency movement to generate currency alpha. चीज समझ में आया. बोला करने को तो कर सकते हैं, बट जो बंदा है अवेलेबल उसके पास स्किल नहीं है. Also believe existing firm personnel lack the expertise to actively manage foreign currency movement. तो सर क्या करे, बेटर आप कोई बाहर से स्पेशलाइज्ड करेंसी ओवरले मैनेजर को अपॉइंट करो, आउटसोर्स करो. इज इट फाइन? Recommend a solution that will provide the fund manager the opportunity to earn currency alpha through active foreign currency management. Very easy. Since यहाँ पे लिख सकते हैं अपने, since the fund manager believes the existing firm lack the expertise, he can hire a currency overlay manager who will be expert into generating what alpha through active foreign exchange movement. तो तुम देखा यहाँ पे मैक्सिमम चीज मैं यहीं से पिक कर लिया क्वेश्चन में से. आई एम नॉट एबल टू लाइक, मतलब मेरे को याद करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मैं यहीं से वर्ड्स को पिक कर रहा हूँ. Since the manager believes existing firm personnel lacks the expertise, he will appoint currency overlay manager. ये कीवर्ड आया नया, currency overlay manager to earn alpha through active foreign currency movement. Perfect. चीज समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 5. चलिए इसको भी लिख लेते हैं एक बार. The fund manager can hire currency overlay manager who is specialized in generating alpha through active currency risk management. Since the internal journalist lacks the expertise. ठीक है. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड आया करेंसी ओवरले मैनेजर स्पेशलाइज इन जनरेटिंग अल्फा थ्रू एक्टिव करेंसी रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप यहां तक भी लिखते तो भी आपका फुल मार्क्स है. एक वर्ड मतलब ये थोड़ा लाइन को मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया यहीं से क्वेश्चन से पिक करके. चीज समझ में आ रहा है? परफेक्ट.
आगे मूव कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो अपने क्या ट्राई कर रहे हैं? क्वेश्चंस में से ही कीवर्ड निकालने का। तुम देखो यहाँ पे चीजें, क्वेश्चंस में से ही कीवर्ड निकालेंगे और उसी को ही चेपेंगे। चेपेंगे मतलब लिखेंगे। ओके। गुप्ता एंड द फंड मैनेजर ऑफ पोर्टफोलियो ए डिस्कस द डिफरेंसेस अमंग सेवरल करेंसी मैनेजमेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्टिव करेंसी क्या क्या था अगर कोई बच्चे को याद है? इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वोलेटिलिटी ट्रेडिंग, कैरी ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। evaluate each statement independently and select the active currency approach। कौन सा active currency it best describes? justify। बोला सबसे पहले तो आपको ये चूज करना है और कौन सा active currency management method चूज करेंगे एंड क्यों, justify करना प्लान को। गुप्ता स्टेटमेंट, many traders believe that it is not necessary to examine factors like the current account deficit, inflation and interest rate। बोला मैक्रो फैक्टर्स देखने का जरूरत नहीं है बिकॉज करंट एक्सचेंज रेट ऑलरेडी रिफ्लेक्ट द मार्केट व्यू ऑन हाउ दिस फैक्टर्स विल इफेक्ट फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स। ये बोलना चाह रहा है हर्षद मेहता जो मूवी था ना, प्राइस भगवान है, मतलब प्राइस के अंदर में सब कुछ आ चुका, आप क्यों फंडामेंटल देख रहे हो, आप क्यों मैक्रो इकोनॉमिक देख रहे हो, कुछ देखने का जरूरत नहीं है, प्राइस इंक्लूड्स एवरीथिंग। ये कौन से मेथड के अंदर में यूज किए थे अपने वर्ड? टेक्निकल एनालिसिस। याद है टेक्निकल एनालिसिस सर, जो प्राइस है ना उसके अंदर में सारा का सारा इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो एक्टिव करेंसी अप्रोच, कैरी ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक फंडामेंटल। कौन सा आंसर? टेक्निकल एनालिसिस। क्या रीजन दोगे? जस्टिफिकेशन 2 से 3 लाइन में क्या करना है, यहां से आप वर्ड पिक करो, क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं सोचो एक बार, 1 सेकेंड दो अपने आप को और सोचो कि क्या क्या लिखेंगे। आपको लिखना चाहिए हियर Gupta and fund manager discuss the differences. Okay, here one should use technical analysis because currency exchange rate reflects the market view. एक सेकेंड, currency exchange rate reflects the market view. Full stop. फिर उसके बाद अगर कोई को स्ट्रेच करना है, इकोनॉमिक फंडामेंटल मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज प्राइस इंक्लूड्स एवरीथिंग, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिव्यू करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज कैरी ट्रेड बिकॉज सर यहाँ पे सॉरी हिंदी में आ गया, here we are not required to use carry trade because there is no information about the interest rate or the exchange rate. That's it, हो गया। वैसे अगर ये जो स्ट्रेच मैंने बोला आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं बताना कि कैरी ट्रेड क्यों नहीं यूज करना है, इकोनॉमिक फंडामेंटल यूज क्यों नहीं करना है, वो अपने क्लास के डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड एंड क्यों। तो अपने 2 लाइन के अंदर में लिखेंगे सिंस द प्राइस और द करंट एक्सचेंज रेट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, हेंस वी विल यूज टेक्निकल analysis and we are not required to use carry trade and the economic fundamentals method। justification के अंदर में चला गया। नेक्स्ट, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, the 6-month interest rate in India is 8% compared to 1% in US। बोलो इंडिया में 6% का इंटरेस्ट रेट इज 8% एंड यूएस का 1%। दिस प्रेजेंट्स अ यील्ड पिकअप अपॉर्चुनिटी। यील्ड पिकअप अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हो गया सर, वहां पे लगाएंगे जहां पे इंटरेस्ट ज्यादा है, तो सर लोअर यील्डिंग करेंसी पे बोरो, हायर यील्डिंग करेंसी पे इन्वेस्ट। कौन सा मेथड? वेरी इजी, कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड, तो विच ऑप्शन? कैरी ट्रेड, टेक्निकल, इकोनॉमिक फंडामेंटल, कैरी ट्रेड। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपने, क्या वर्ड्स यूज करेंगे? इन द यील्ड पिकअप अपॉर्चुनिटी हियर दिस जो भी है गुप्ता और द फंड मैनेजर कैन बोरो फ्रॉम यूएस एट 1% and can invest in India at the rate of 8%. So borrowing at lower interest rate and investing in higher interest rate is carry trade। खत्म, आ गया सारा कीवर्ड। borrowing at lower interest rate and investing at higher interest rate is carry trade। यही तो कीवर्ड है, बाकी तो मैंने क्या किया यहीं से पिकअप किया। देखो कैसे ड्राफ्ट किया आंसर कि सिंस यहाँ पे यील्ड पिकअप अपॉर्चुनिटी यूज करना है, दी गुप्ता विल बोरो एट 1% फ्रॉम यूएस एंड इन्वेस्ट इन इंडिया एट द रेट ऑफ 8%, यहीं से लिया। उसके बाद कीवर्ड मैंने क्या यूज किया कॉन्सेप्ट का कि सर कैरी ट्रेड इज नथिंग बट बोरिंग एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टिंग एट हायर इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, अच्छा एक और है, द करेंसी ओवरले मैनेजर विल एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ द करेंसीज with the expectation that observed spot rates
will converge to long run equilibrium values described by parity condition. कैरी टेक्निकल इकोनॉमिक फंडामेंटल कौन सा है? बोला सर फेयर वैल्यू जो है वो स्पॉट रेट की तरफ कन्वर्ज करेगा लॉन्ग टर्म. सर शॉर्ट टर्म में हो सकता है मूवमेंट हो, बट लॉन्ग टर्म में इट विल व्हाट कन्वर्ज टू द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यू. कौन सा? इकोनॉमिक फंडामेंटल. तो यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है? हियर द करेंसी ओवरले मैनेजर इज एस्टिमेटिंग दैट द फेयर वैल्यू will converge towards the long run equilibrium value, hence we will use what economic fundamental approach for active currency management. सही है? ओके, तो पहला आइटम सेट अपना कंप्लीट हो गया. आई होप लेवल 3 में कैसे आंसर लिखना है उसका आपको काफी अच्छा आइडिया हो भी गया होगा अभी कि सर कुछ वर्ड्स अपने कीवर्ड्स यूज करेंगे और बाकी अपने क्वेश्चन से पिक करने वाले. यही मेथड आपको हर एक चीज में फॉलो करना है. थिंग्स विल बी इजी. कोई को बर्डन फील नहीं करे यार कितना वर्ड्स याद रखे, तो वो नहीं हो. आपको कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट के अंदर का 2-4 कीवर्ड्स याद है और क्वेश्चन है संभालने के लिए उसके बाद. परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 to 12. 7 to 12. ओके, पहले यहाँ पे देखते हैं. अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड लेवल 2 जैसा, लेवल 1 लेवल 2 जैसा 7 to 12. तो यहाँ पे अपने टिक करेंगे आंसर और आगे बढ़ेंगे. Gluten investment GmbH based in Germany and using the euro as its reporting currency. बोला सर जर्मनी बेस्ड है और यूरो यूज करता है एज अ रिपोर्टिंग करेंसी, मतलब आरडीसी का बोल रहा है. इज एन एसेट मैनेजमेंट फर्म प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज फॉर लोकल HNIs एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सीकिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर. चीज समझ में आया? बोला सर यूरो बेस्ड पर्सन है, मतलब जर्मनी बेस्ड है, उसका रिपोर्टिंग करेंसी यूरो है एंड दे आर प्रोवाइडिंग एसेट मैनेजमेंट services to the HNIs and the institutional investors. The firm invests in the Swiss, UK and US markets after conducting fundamental research in order to select individual investments. सर वो लोग कहाँ पे पैसा लगाता है? स्विस, यूके एंड यूएस में. सर अपने प्रे कर रहे हैं कि अपना जो बेस करेंसी वो अगर स्विस, यूके और यूएस में मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा. अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में दिमाग कम लगाना पड़ेगा. अगर प्राइस करेंसी में भी दिया तो भी तो संभाल सकते ही है. इज इट फाइन? अपने ऐसा एग्जाम्पल भी किया था अगर आपको याद है कोर के अंदर में. एग्जिबिट 1 प्रेजेंट्स रिसेंट इंफॉर्मेशन फॉर एक्सचेंज रेट इन दिस फॉरेन मार्केट्स. क्या क्या दिया? 1 year ago टुडे एक्सचेंज रेट का डेटा, यूरो डॉलर, यूएसडी पर यूरो, जीबीपी पर यूरो, सीएचएफ पर यूरो. ओ सर बेस करेंसी में अपना होम करेंसी का दिया ये लोग, अपना मतलब जर्मनी वाले का, ठीक है, और फॉरेन करेंसी ऊपर दिया है, कोई बात नहीं है. 1 year ago टुडे, तो देखो क्या हुआ. अब तुम यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और फॉरेन करेंसी को तुरंत उल्टा कर लेना. यूरो 1.13 से आज 1.15 हुआ, मतलब यूरो अप्रिशिएट हुआ. यूरो अप्रिशिएट हुआ मतलब यूएसडी डिप्रिशिएट हुआ. यूरो 0.8445 से 0.855, तो यूरो अप्रिशिएट हुआ है, इसका मतलब जीबीपी डिप्रिशिएट हुआ. यूरो 1.0875 से 1.078, यूरो यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ, इसका मतलब सीएचएफ अप्रिशिएट हुआ. चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने को तो आरएफएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो, ठीक है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है. बट यहाँ थोड़ा सा मैं बायस ला रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग आरएफएक्स पे फोकस करेगा. तो सर सीएचएफ यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है, बाकी यूएसडी और जीबीपी यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है. ओके. इन प्रायर ईयर्स द कोरिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स इन द फॉरेन करेंसी एसेट रिटर्न्स फॉर द यूएसडी डिनोमिनेटेड एसेट्स एंड मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट वाज एस्टिमेटेड टू बी 0.5. बोला आरएफसी और आरएफएक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या था? 0.5. हिस्टोरिकल कोरिलेशन. आफ्टर एनालाइजिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, क्या कॉन्स्टेंजा ऑस्टरमैन, a portfolio manager at Gluten Investment, now expects that this correlation will increase to 0.8. बोला 0.5 से 0.8 हो सकता है, forecast कर रहा है. Although her forecast for foreign currency asset return is unchanged. बोला सर foreign currency asset return में कोई चेंज नहीं है, but correlation increase हो सकता है. Okay. Osterman believes that currency markets are efficient. अब ये कहीं और जा रहा है, एक काम करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं. Based on exhibit number 1, the domestic currency return over the last year measured in euro terms was higher than foreign currency return for. बोलो सर RDC कहाँ पे ज्यादा होगा? Higher than the foreign currency return for USD denominated asset, GBP denominated asset, CHF. आपको आंसर पता है? सर USD GBP में तो मेरा RFX जो है वो नेगेटिव है
और CHF में क्या RFX पॉजिटिव है, तो कहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न ज्यादा होगा, CHF के अंदर में। अज्यूमिंग सर जो RFC है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है, यही मान के चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन ऑस्टेनमेंस कोरिलेशन फॉरकास्ट, जो 0.5 से 0.8 का बात कर रही है, द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न तो RDC हो गया, measured in euro terms on USD denominated asset will most likely increase, decrease या remain unchanged। पूरा 0.5 से सर जो 0.8 लिए ना अपने, 0.8 जो कोरिलेशन है उस पे, उससे आपका RDC पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट होगा RDC पे, नो इम्पैक्ट। लेवल 1 का सम, सर कोरिलेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्या चीज पे फर्क पड़ेगा, सर पोर्टफोलियो का रिटर्न पे या पोर्टफोलियो का SD पे, पोर्टफोलियो का SD पे। लेवल 1 का सम अगर कोई बच्चे को याद है तो, अरे कोरिलेशन कहाँ पे यूज होता है, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू R इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वहां पे यूज होता है। आपने क्या पोर्टफोलियो वेट में, पोर्टफोलियो रिटर्न में यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वी टेक व्हाट कि सर जो इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न है इनटू वेट्स, वहां पे कोरिलेशन का कोई काम ही नहीं है, इट्स अ लेवल 1 सम। RDC पे इंपैक्ट पूछा है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर सी सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ड ऑन ऑस्टरमैन्स व्यूज रिगार्डिंग एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट, ये रीड नहीं किया एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट, आगे रीड करते हैं क्वेश्चन, आइटम सेट आगे रीड करते हैं। ऑस्टरमैन बिलीव्स दैट करेंसी मार्केट्स आर एफिशिएंट, करेंसी मार्केट एफिशिएंट है, मतलब वहां पे तुम ज्यादा अर्न नहीं कर सकते, एफिशिएंट, एंड हेंस दैट लॉन्ग रन गेन्स कैनॉट बी अचीव्ड फ्रॉम एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट। बोला सर लॉन्ग टर्म में गेन नहीं कर पाएंगे एक्टिव करेंसी करके, तो क्यों करे फिर, अरे कोई चीज में अगर गेन होगा नहीं लॉन्ग टर्म में तो क्यों करे एक्टिव, स्पेशली आफ्टर नेटिंग आउट मैनेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बोलता हो सकता है तुम ग्रॉस रिटर्न अर्न कर ले बट नेट में अर्न नहीं कर पाएगा, तो सर क्यों हेज करेंगे पोर्टफोलियो को, क्यों अपने एक्टिव करेंसी करेंगे, इज इट फाइन। She uses this philosophy to guide hedging decisions for her discretionary accounts unless instructed otherwise by the client। बोला सर लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर अभी करेंसी ऊपर नीचे जा भी रहा है तो सर लॉन्ग टर्म में अपने एवरेज के आसपास जाएगा, और सर यहाँ पे आपको हेज करना या एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक्टिव करते हो या अपना पोर्टफोलियो को हेज करते हो तो क्या लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, खर्चा लगेगा, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना लॉन्ग रन गेन्स कैनॉट बी अचीव्ड, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ हेजिंग। यहाँ पे व्यू के हिसाब से आपसे आंसर पूछा था, बेस्ड ऑन ऑस्टरमैन्स व्यूज रिगार्डिंग एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट, द परसेंटेज ऑफ करेंसी एक्सपोजर इन हर डिस्क्रिशनरी अकाउंट्स दैट इज हेज्ड इज मोस्ट लाइकली। पूरा कितना परसेंट हेज करोगे आप डिस्क्रिशनरी अकाउंट में, 0, 50% या 100%। कोई को 50 तो नहीं आ रहा होगा, कोई के मन में 0 या 100 आ रहा होगा, कोई के मन में आ रहा होगा सर 100 करते हैं या 0 करते हैं, 0 करोगे आप, क्यों सर हेज करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रेट वापस से स्टेबल हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एक्टिव। प्लस सर लॉन्ग रन का बात कर रहे हैं ना ये लोग, तो लॉन्ग रन में सर क्यों अपने हेज करेंगे, अपने ओपन रखते हैं, वी विल नॉट डू हेजिंग बिकॉज लॉन्ग रन में गेन करने मतलब गेन होगा नहीं हेजिंग करने से, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इनकरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई के मन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा सर हेज कर लेते हैं, अरे हेज करेगा तो तुम्हारा खर्चा लगेगा, क्यों हेज करे, जब बोल दिया सर जो रेट है वो लॉन्ग रन में अगर अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो आपको कोई गेन नहीं होगा, मतलब वो अपने मीन की तरफ जाएगा एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले रीड कर रहा हूं, देन वी विल रीड द आइटम सेट। द एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट अप्रोच दैट यूमलोफ मैनेजमेंट इज लीस्ट लाइकली टू एम्प्लॉय, ओके बोला कौन सा एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट नहीं लगाएगा, वोलेटिलिटी ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक फंडामेंटल, कौन सा मेथड नहीं लगाएगा। चलिए आइटम सेट रीड करते हैं, पहले इससे रिलेटेड पैराग्राफ रीड करते हैं, यहां तक अपने रीड कर लिए थे, ये रहा। Osterman is aware, however, that some investors hold an alternative view on the merits of active currency management. Accordingly, their portfolios have different investment guidelines. For these accounts, Guten Investments employs a currency specialist firm, overlay manager को appoint किया है, Umlauf Management to provide currency overlay program specific to each client's investment objectives. For most hedging strategies, Umlauf Management develops a market view based on underlying fundamentals in exchange rate. बोला सर market view based on what? Fundamentals in exchange rate. However, when directed by clients
Umalav management uses options and a variety of trading strategy to unbundle all of the various risk factors the Greek and trade them separately. ओटमन कंडक्ट्स एन एनुअल रिव्यू ऑफ द थ्री, अच्छा ये कहीं और जा रहा है। तो सर यहाँ पे अपने क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, कौन सा? सर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यूज कर सकते हैं, यस, क्योंकि यहाँ पे बोला डेवलप्स अ मार्केट व्यू बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल्स इन एक्सचेंज रेट। सेकंड, सर यहाँ पे अपने वोलेटिलिटी ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा है, यूजेस ऑप्शंस। ऑप्शंस है मतलब व्हाट, वोलेटिलिटी ट्रेडिंग कैन बी डन। तो क्या चीज यूज नहीं कर सकते हैं, जो बचा हुआ रहेगा वो आंसर होगा, वोलेटिलिटी, टेक्निकल, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे प्राइस को लेके तो कुछ बोला नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में, जैसे प्राइस इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहा हूं मैं। बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2, द करेंसी ओवरले प्रोग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्राउन क्या पेंशन स्कासी वुड, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2, रीड नहीं किया, बोला कौन सा करेंसी ओवरले मैनेजर पेंशन कासी के लिए यूज हो सकता है। चलो चेक करते हैं एग्जिबिट नंबर 2। Osterman conducts an annual review for 3 of her clients and gathers the summary information presented in exhibit number 2. Client currency management objectives. Adil Kastner, a high net worth individual with a low risk tolerance, currency management objective: keep the portfolio currency exposure close if not equal to the benchmark so that domestic currency return is equal to foreign currency. ये क्या चीज का फील दिया आपको, पैसिव विच इज अ रूल बेस्ड, कि सर जो अपना पोर्टफोलियो है उसका जो एक्सपोजर है, करेंसी एक्सपोजर, वो अपने इक्वल नहीं तो कम से कम क्लोज जरूर रखेंगे एज कंपेयर टू दी बेंचमार्क। रूल बेस्ड होता है पैसिव, और वहां पे इसलिए तो आपको फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग चाहिए होता है। पेंशन स्कासी, जिसके लिए क्वेश्चन था, अ लार्ज प्राइवेट कंपनी पेंशन फंड विद अ मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस, पूरा रिस्क ले सकता है। लिमिटेड डिस्क्रिशन विच अलाउज द एक्चुअल पोर्टफोलियो करेंसी रिस्क एक्सपोजर टू वैरी प्लस और माइनस 5% फ्रॉम दी न्यूट्रल, बोला सर जो न्यूट्रल है विच इज 100% उससे प्लस माइनस 5 डिविएट कर सकता है, 95 टू 105। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, डिस्क्रिशनरी अप्रोच। थर्ड वाला भी रीड कर ही लेते हैं। फ्रांस ट्रेंडिंग GmbH, an exporting company with a high risk tolerance, discretion with respect to currency exposure is allowed in order to add alpha to the portfolio. सर अल्फा कैसे जनरेट कर सकते हैं, by doing active currency risk management। तो ये हो गया आपका पैसिव, ये हो गया डिस्क्रिशनरी, ये हो गया एक्टिव। अब क्वेश्चन देखते हैं किसके लिए पूछा है। बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2, द करेंसी ओवरले प्रोग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्राउन पेंशन स्कैसी would be fully passive, wrong. Allow limited directional views, yes, limited, क्योंकि बैंड दे दिया ना प्लस माइनस 5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, एक्टिवली मैनेज फॉरेन एक्सचेंज एज एन एसेट क्लास, नो, ये किसके लिए अलाउड होगा, एक्टिवली मैनेज, थर्ड वाले के लिए जो GmbH वाला था। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2, द क्लाइंट मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल ओवरले मैनेजर इज कैशनर पेंशन ट्रेडिंग GmbH। और अगर अपने एडिशनल ओवरले मैनेजर को यूज करेंगे तो सर किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ट्रेडिंग, क्योंकि सर वहां पे क्या जनरेट होगा, एक्स्ट्रा अल्फा। ये पैसिव, ये डिस्क्रिशनरी, ये अल्फा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज इट फाइन? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिशनरी एंड द एक्टिव? कोई के मन में आ रहा होगा कि सर पैसिव तो समझ में आता है 100% हेजिंग, सर डिस्क्रिशनरी में आप बोलते हो प्लस माइनस 5%, थोड़ा बहुत डिविएशन, एक्टिव में तो प्लस माइनस से 20, 25, 30%, बट सर डिस्क्रिशनरी और एक्टिव में है क्या, लगता तो दोनों सेम ही एक्टिव जैसा है, बट एक माइनर डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव। इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी अप्रोच, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेंगे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है रिटर्न अल्फा कमाएंगे अगर कमा पाए तो। वेयर एज एक्टिव के अंदर में, एक्टिव करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या, अल्फा जनरेट करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो को बचाना फ्रॉम द रिस्क। जी समझ में आ रहा है कि सर प्राइमरी गोल, सेकेंडरी गोल
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिशनरी एंड द एक्टिव. डिस्क्रिशनरी के अंदर में प्राइमरी गोल इज टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो फ्रॉम द फॉरेन करेंसी एक्सपोजर फ्लक्चुएशन, वेयर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट अल्फा. Whereas in case of active, primary objective is to generate alpha, secondary objective is to protect the portfolio from the currency, foreign currency portfolio. अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये वर्ड्स आपके आंसर में जाना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से 15, तो यहां भी लिखने का है क्वेश्चन नंबर 13 से 15. चलो देखते हैं. Darden is an advisor at Colgate and McIntyre, managing large cap global equity separate accounts. बोला सर डार्डन कौन है? एडवाइजर है. और क्या मैनेज कर रहा है? लार्ज कैप ग्लोबल इक्विटी सेपरेट अकाउंट्स. लेवल 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में था सेपरेट अकाउंट्स. HNIs इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेपरेट अकाउंट कि सर उसको और कोई दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे. CNM इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रिस्ट्रिक्ट्स पोर्टफोलियो पोजीशन टू कंपनीज बेस्ड इन US, जापान एंड यूरोजोन. सर कहाँ कहाँ पे अलाउ करता है? यूएस के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हो, जापान में एंड यूरोजोन में. ऑल CNM क्लाइंट्स आर US डोमिसाइल्ड विथ क्लाइंट रिपोर्टिंग इन US डॉलर. मतलब RDC क्या हो गया? US डॉलर. Darden manages Ravi Bhatt's account which had a total US dollar return of 7% last year. सर लास्ट ईयर RDC क्या रहा है? 7%. Darden must assess the contribution of foreign currency to the account's total return. बोला सर फॉरेन करेंसी का रिटर्न निकालना है. RFX to the account's total return. Exhibit 1 summarizes the account's geographic portfolio weights, asset return and currency return. ओके, यहाँ पे आपको उसका मिक्स दे दिया. यूएस के अंदर में पोर्टफोलियो में वेटेज है 50%, यूरोजोन में 25, जापान में 25. एसेट रिटर्न RFC 10%, 5%, -3%. करेंसी रिटर्न RFC यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 4%. क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी टू द भट्ट्स अकाउंट टोटल रिटर्न. कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब RFX के लिए पूछ रहा है. शो योर कैलकुलेशन. वेरी इजी. क्या करना है सर? टोटल रिटर्न दिया हुआ है, क्या अपने यहाँ पे RFC वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं? यस. 0.5 इंटू 10 प्लस 0.25 इंटू 5 प्लस 0.25 इंटू -3, तो वो जो आएगा वो अपना RFC आ जाएगा और उससे अपने RDC से हटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, RFX निकल गया. चीज समझ में आया? प्लीज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, इसको दूसरे पेज में करते हैं, ये दूसरा आइटम सेट है. क्वेश्चन नंबर 13, RFC कितना आएगा बताना? 10 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 0.25 माइनस 3 इंटू 0.25. तो 10 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 0.25 3 इंटू 0.25 5.5%. 5.5% आ रहा है क्या? तो 10 इंटू 0.5 5 इंटू 0.25 ठीक है, -3 इंटू 0.25. तो 10 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 0.25 फिर 3 माइनस इंटू 0.25 5.5. एक सेकंड रुको. ओके, क्या पूछा? शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेन करेंसी टू द भट्ट्स अकाउंट टोटल रिटर्न. तो आपका टोटल रिटर्न यहाँ पे था 7%. टोटल रिटर्न इन US डॉलर. RDC था 7% और RFC है 5.5. देयरफॉर RFX क्या होगा? 1.07 डिवाइडेड बाई 1.055 माइनस 1 इंटू 100 करके बताना कितना आएगा? 1.07 डिवाइडेड बाई 1.055 माइनस 1 इंटू 100 1.42%.
1.42%. इज इट फाइन? अगर अप्रोक्सीमेटली बोला है तो 7 माइनस 5.5 1.5, और एक्यूरेट है तो 1.42. सर एग्जाम में क्या करना है? एक्यूरेट निकालना. 1.42%. कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी, शो योर कैलकुलेशन. तो ऑब्वियसली अब एग्जाम में आप क्या कर सकते हो? बेसिकली आप डायरेक्टली ये दिखा सकते हो 1.42% डायरेक्ट. ठीक है, मतलब ये लिखने का जरूरत नहीं है. मैक्सिमम यू कैन राइट रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी इज 5.5%, रिटर्न ऑन डोमेस्टिक करेंसी 7%, हेंस रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी इज 1.42. दैट्स इट, यही आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Darden meets with Bhatt and learns that Bhatt will be coming back to his home country of India next month to resume working as a commodity trader. बोला डार्डन जो है वो भट्ट से बात किया और उसको पता लगा यार भट्ट जो है वो वापस से इंडिया आ रहा है एंड ही विल वर्क एज अ कमोडिटी ट्रेडर. भट्ट इज कंसर्न्ड अबाउट अ पॉसिबल यूएस रिसेशन, क्योंकि सर यूएस में उसका पोर्टफोलियो है. हिज आईपीएस अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग करेंसी रिस्क. करेंसी रिस्क के लिए मैनेजमेंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है उसका आईपीएस. ओवरऑल रिटर्न्स कैन बी enhanced by capturing opportunities between the US dollar and INR within a range of plus or minus 25% from the neutral position consisting of 100% of the portfolio as valued in US dollar. पूरा न्यूट्रल पोर्टफोलियो तो 100% है, बट वो उसका आईपीएस अलाउ करता है कि आप 100% प्लस माइनस 25% डिविएशन कर सकते हो. डिस्क्रिशनरी में अपने लगभग 5 to 10% का बात करते हैं, यहाँ पे क्या 25% तक आप डिविएट कर सकते हो. आपको क्या फील दे रहा है, पैसिव या डिस्क्रिशनरी या एक्टिव? मेरे को आपसे आंसर चाहिए, क्या फील दे रहा है? इतना बड़ा डिविएशन एक्टिव का फील दे रहा है. अरे डिस्क्रिशनरी में इतना ज्यादा नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी में 5 to 10, वेरएज एक्टिव में तो इतना ज्यादा कर रहा है कि 25% तक डिविएशन अलाउड है. CNM has a currency overlay team that can appropriately manage currency risk for the Bhatt's portfolio. Determine the most appropriate currency management strategy for Bhatt. Justify your response. बोला determine the most appropriate currency management strategy for Bhatt. सर्कल करने बोल रहा है, पैसिव हेजिंग, डिस्क्रिशनरी या एक्टिव? एक्टिव. जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. चलिए इसको ड्राफ्ट करते हैं आंसर को, क्वेश्चन नंबर 14 का. Bhatt's IPS allows band of plus minus 25%, which is higher degree, hence active currency management is allowed. एक बार उसको लिख ले, प्राइमरी और सेकेंडरी गोल, ताकि आप जब रिवाइज करो तो यहाँ पे आपके पास आंसर भी लिखाओ. इन एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट, थोड़ा सा शॉर्ट यूज कर रहा हूँ प्लीज, हाँ डोंट माइंड, एग्जाम में नहीं यूज करना ऐसे शॉर्ट. इन एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट प्राइमरी गोल is to generate alpha and secondary goal is to protect portfolio from currency risk. मैं वापस से प्लीज नहीं लिख रहा हूं. वेयर एज इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी हेजिंग द प्राइमरी गोल इज टू प्रोटेक्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम करेंसी रिस्क एंड सेकेंडरी गोल इज टू जनरेट अल्फा. ठीक है, आई होप समझ गया तुम. मैं इस फालतू का आंसर को और ट्रैक करने का सेंस नहीं है, ये 4 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बोला ना 25% अलाउड है. सर क्या 15% 20% को अपने मान सकते हैं एक्टिव? कोई के बच्चे के मन में आ रहा है कि सर आप 25% जब हायर बोल रहे हो तो क्या 15 को भी अपने एक्टिव मानेंगे? क्वेश्चन के ऊपर में डिपेंड करता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी गोल इज नॉट जस्ट फॉर द डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से सिर्फ अपने डिसाइड नहीं कर सकते, वी ऑल्सो हैव टू सी कि यार जो भट्ट है ना वो क्या चीज अलाउ कर रहा है. जैसे यहाँ पे क्या बोला ये लोग
कि पहला तो 25% अलाउड है, प्लस यहाँ पे करेंसी ओवरले मैनेजर अपॉइंट कर रहा है फॉर द भट्स पोर्टफोलियो, राइट। तो सर यहाँ पे अपने मानेंगे एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट। जस्ट 25% कैनॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया टू डिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, CNM currency team expects continued stability in interest rate and inflation rate differential between the US and India। बोला इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में जो डिफरेंस है यूएस और इंडिया में स्टेबल रहने वाला है। CNM currency team strongly believes the US dollar will appreciate relative to the Indian rupee। सर ये जो बंदा है ना, वो जो भट्ट था, उसका पोर्टफोलियो कौन से करेंसी में, यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर अगर इंक्रीज हो जाए मजा आ जाएगा, RFX increase, बढ़िया। CNM would like to exploit the perceived alpha opportunity using forward contracts on the US $10 million भट्ट पोर्टफोलियो। बोला सर वो जो उसका पोर्टफोलियो है यूएस डॉलर के अंदर में, उसके अंदर में वो अल्फा जनरेट करने का सोच रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर। रिकमेंड द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी CNM शुड इम्प्लीमेंट। बोला क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा आपका रिस्पॉन्स को। सर सबसे पहला हेज करेगा वो। अब हेज कितना करे, यहाँ पे आपको बोला था ऑलरेडी, बोला ना यहाँ पे फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, प्लस यहाँ पे आपको बता दिया कि स्टेबल रहने वाला है, और यहाँ पे बोला है सर 100% प्लस माइनस 25%। तो क्या 75% हेज करे पोर्टफोलियो को या 125%? आपसे आंसर चाहिए, क्या करना चाहिए। याद रखना यूएस डॉलर अप्रिसिएशन का फॉरकास्ट है, क्या करना चाहिए सर 75% हेज करिए। आपको फॉरवर्ड मतलब यूएस डॉलर है ना, तो सर यूएस डॉलर आने वाला है, तो सर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करूंगा यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई विल सेल यूएस डॉलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट कितना 75%, नॉट 125%। क्यों? रीजन यूएस डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट। हो गया, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स, परफेक्ट। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15, सिंस Bhatt's portfolio is in US dollar, so he is afraid of USD falling। एरो डाउन करके दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली एग्जाम में आपको लिखना है। He can do F minus on US dollar, but US dollar is expected to appreciate, therefore 75% hedging can be done। से 75% हेज करोगे, 125% हेज नहीं करोगे, क्योंकि यूएस डॉलर अप्रिशिएशन होने वाला है। जिस करेंसी में लगा अगर वो अप्रिशिएट होने वाला है तो क्यों अपने करेंगे। सर अगर हेज नहीं करे तो अरे करना पड़ेगा, आपको बोला ना 100% प्लस माइनस 25। कोई के मन में आ रहा होगा सर सिंस डॉलर बढ़ने वाला है तो हेज क्यों करे, रहने देते, कुछ नहीं करता है। नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बोला हेज करना पड़ेगा। आईपीएस बोलता है 100% प्लस माइनस 25% फ्लेक्सिबिलिटी है। तो क्या तो 125 करो या 75 करो, 75 करेंगे। सो अगर बोलता है यूएस डॉलर गिरने वाला है तो 125 करते हैं। इज इट फाइन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 17। एक काम कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 15 तक किया है, आज का क्लास एक बार पॉज कर रहा हूं, नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर में अपना रिमेनिंग क्वेश्चंस टिल 34 अपने कंप्लीट कर लेंगे, परफेक्ट। बट नेक्स्ट वाला क्लास थोड़ा सा फास्ट करेंगे, रीजन आज के क्लास में मैंने मोर देन सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट किया, लिख के भी अपने काफी सारा किया। नेक्स्ट वाला क्लास आई विल ट्राई टू अवॉइड टू राइट, जहां पे मेरे को लगेगा नहीं यार ये लिखना चाहिए वहां पे अपने लिखेंगे, अदरवाइज वी विल डिस्कस एंड वी विल मूव फॉरवर्ड, परफेक्ट। तब तक टेक केयर गाइस, बाय बाय।